नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित केसरवानी, फाउंडर एंड डायरेक्टर अनुसंधान एकेडमी सिविल लाइंस इलाहाबाद। स्टूडेंट्स एंड फॉलोअर्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में रिसर्च यूनिट के अंतर्गत मैंने इधर तरफ कई एक वीडियोस अपलोड किए हैं और आज उसी प्रोसेस को आगे फॉलो करते हुए कुछ नए वीडियोस को नए टॉपिक पर मैं आज जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करूंगा वो है डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी। डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूर्व मैंने आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है और दो और प्रकार के रिसर्च मेथोडोलॉजी, दैट इज एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी कि अन्वेषणात्मक शोध पद्धति और ऐतिहासिक शोध पद्धति यानी हिस्टोरिकल रिसर्च मेथोडोलॉजी पर चर्चा मैं कर चुका हूँ। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होता है ये मैंने आपको बताया था कि डेट इज जब शोध को करते हैं तो शोध को करने का एक तरीका, साधारण शब्दों में कहा जाए तो किसी भी कार्य करने के तरीकों को हम मेथोडोलॉजी कहते हैं। शोध को करने के तरीकों को रिसर्च मेथोडोलॉजी कहा जाता है और इसलिए इसकी संख्या ठीक उसी प्रकार से जिससे किसी कार्य को करने के अनंत तरीके हो सकते हैं, उसी प्रकार से रिसर्च मेथोडोलॉजी की भी संख्या निर्धारित नहीं है। हर व्यक्ति के अनुसार ये डिफरेंट तरीके से हो जाती है और ये कई प्रकार से हो सकता है, परंतु मोटे रूप से हम इसे 7-8 प्रकार से जरूर देखते हैं जो बहुतायत रूप से प्रयोग किया जाता है। रिसर्च मेथोडोलॉजी को हम ठीक उसी प्रकार से कह सकते हैं जैसे किसी सब्जी या व्यंजन बनाने का तरीका। तो एक ही व्यंजन के कई वेरिएंट हो सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि पनीर की सब्जी के कई वेरिएंट होते हैं, जैसे पालक पनीर, मटर पनीर, खोया पनीर, कढ़ाई पनीर, कई एक प्रकार से। अब हर एक वेरिएंट में किसी चीज़ की मात्रा ज़्यादा होती है, इसीलिए उसी नजरिए और उसी से उसका नामकरण हो जाता है। जैसे पालक की मात्रा ज़्यादा है तो पालक पनीर, मटर की मात्रा अधिक है तो मटर पनीर, प्याज की मात्रा तो प्याज पनीर, इस प्रकार से इसका नाम पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तो हमारा जो विषय है उसी विषय पर केंद्रित होकर के उस वह विषय की प्रवृत्ति क्या है, विषय किस ओर झुका हुआ है, उसी के आधार पर हम अपने शोध को वर्गीकृत करते हैं। तदुपरांत शोध पद्धति का निर्धारण करते हैं। शोध को वर्गीकृत करना का मतलब हुआ कि हम उसे या तो मूलभूत अनुसंधान शोध और या तो अप्लाइड यानी कि व्यवहारिक अनुसंधान शोध में रखते हैं। उसके पश्चात हम ये देखते हैं कि हमारी प्रकृति क्या है और उसी के अनुसार हम शोध पद्धति का निर्धारण करते हैं। जैसे अगर हम किसी तथ्य को खोजने पर बल दे रहे हैं, यानी हमारा जो शोध विषय है वो किसी तथ्य को खोजने पर बल दे रहा है, तो ये मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत रखा जाएगा। और अगर हम किसी ऐसे शोध को कर रहे हैं जो किसी समस्या का समाधान के उद्देश्य किया जाए तो वह व्यवहारिक शोध के अंतर्गत रखा जाएगा। इसे हम वर्गीकृत कर दिए मूलभूत अनुसंधान या व्यवहारिक में, और इसके अंतर्गत आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब हम अगर उद्देश्य किसी चीज के कारणों की व्याख्या करना है, यानी हमारा शोध किसी समस्या या किसी तथ्य को खोज तो रहा है लेकिन कारणात्मक व्याख्या कर रहा है, अगर कारणों की खोज हो रही है तो वही एक्सप्लोरेटिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में बदल जाएगा। अब अगर हम किसी पूर्व के आधारों पर वर्तमान को समझकर भविष्य का निर्धारण कर रहे हैं तो यह हिस्टोरिकल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में बदल जाएगा। इसी प्रकार से एक और मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाने वाला शोध पद्धति जिसे हम डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी कहते हैं, उसकी चर्चा हम करेंगे। डिस्क्रिप्टिव यानी वर्णनात्मक, तो नाम से स्पष्ट हो जाता है वर्णन करना। तो हमारा जो शोध है उसमें हमारा जो उद्देश्य है वो मूल तथ्यों को ज्ञात करना है, तो ये मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत हो गया। और ना कारण खोजना है और ना ही तुलनात्मक ऐतिहासिक अध्ययन करना है, बल्कि स्थिति क्या है ये बता देना है। देखिए बहुत माइन्यूट सा अंतर आपको हर एक प्रकार में दिखाई देगा, लेकिन समझने पर प्रयास करना होगा। कारण खोजना है, एक्सप्लोरेशन हो रहा है। पास्ट के आधार पर वर्तमान का हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे हैं, तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। ऐतिहासिक होगा क्या है का एनालिसिस कर रहे हैं, सिचुएशन को जानने का प्रयास कर रहे हैं, डेट इज वर्णनात्मक अनुसंधान।
या यूं कहें कि जब किसी अन्वेषण का उद्देश्य घटनाओं, संगठनों, संस्थानों आदि किसी विशेष स्थिति का वर्णन करना मात्र हो, यानी हमारा उद्देश्य डिस्क्रिप्शन करना मात्र हो, तो इसे हम इस प्रकार के अध्ययन को वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत रखेंगे, यानी हम इसे वर्णनात्मक अनुसंधान कह सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें तो वर्णनात्मक अनुसंधान क्या है कि किसी भी घटना, किसी भी यानी हमारा उद्देश्य किसी भी सिचुएशन को, किसी भी स्थिति विशेष का वर्णन करना मात्र हो, तो हम वर्णनात्मक अनुसंधान के अंतर्गत इसे कैटेगराइज्ड करेंगे या रिसर्च मेथोडोलॉजी निर्धारित करेंगे। यह विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षणों और तथ्य प्राप्तियों वाली जांच पड़ताल को सम्मिलित करती है, अर्थात इस शोध में शोध विधि के रूप में सभी प्रकार के सर्वेक्षण जिसमें तुलनात्मक और सहसंबंध पद्धति सम्मिलित की जाती है। तो हम यहाँ पे तुलनात्मक और सहसंबंध का मतलब कहने का तात्पर्य यह है सिचुएशन के अकॉर्डिंग एनालिसिस करना, या वह शोध पद्धति है जिसमें सूचनाओं, तथ्यों को बिना परिवेश में परिवर्तन किए, जहां हमारा यह वर्ड आता है बिना परिवेश में परिवर्तन किए, तो यह शब्द हमने ऐतिहासिक में भी पढ़ा था और इसे हम अन्वेषण में भी रख सकते हैं। इसका मतलब कि परिवेश में परिवर्तन हम नहीं करते हैं। अब प्रश्न आता है कि परिवेश में परिवर्तन कब करते हैं, अर्थात हेर फेर कब करते हैं, अर्थात हम अपने अनुसार कब नियंत्रित करते हैं। और ये कई बार पूछा जाता है कि एक शोधकर्ता चरों को अपने अनुसार कब हेर फेर करता है, कब नियंत्रित करता है। तो इसके लिए हमेशा नोटिस कर लीजिए कि एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी, यानी ये आपको माइंड में बैठा लेना है कि जब एक्सपेरिमेंटल टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है तभी हम चरों में हेरफेर करते हैं, सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग रखते हैं। प्रयोगात्मक विधि के अंतर्गत ही हम इस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। जैसे एक शोधार्थी एक लैब में एपरेटस सेटअप करता है तो वह अपने सुविधानुसार उसे घटाता बढ़ाता है। ठीक इसी प्रकार से हम चाहे समाज विज्ञान में किसी समुदाय विशेष का प्रयोगात्मक अध्ययन करते हैं तो वहां हम उसे अपने अनुसार चरों को मैनिपुलेट करते हैं, लेकिन यह सिर्फ एक्सपेरिमेंटल की ही विशेषता है, ये नोटिस कर लीजिए, क्योंकि बहुत से एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अब इसलिए वर्णनात्मक में हम हेर फेर नहीं करती, यानी सूचना को प्राप्त करने के लिए जो दशा है उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं, तथ्यों को उसी के अनुरूप ढालने का प्रयोग करते हैं जैसा सिचुएशन है। यह वर्तमान चलन, विश्वासों, जन विचार, उनका नजरिया और अभिवृत्तियों को सम्मिलित करता है, यानी जो सामने है लोगों का, उनका नजरिया क्या है, वो कैसा क्या चाहते हैं, उसी बात को हम सामने लाने का प्रयास करते हैं। इसका प्रयोग एक परिस्थिति या चरों से संबंधित घटना की व्याख्या क्या उपस्थित है कि वर्तमान स्थिति संबंधित सूचनाओं, तथ्यों को प्राप्त करना होता है। क्या उपस्थित है, इस तथ्य को निकालना, अर्थात यहाँ क्या है का एनालिसिस करते हैं। यहाँ घटना जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। जैसे किसी सड़क दुर्घटना हो गई तो सड़क दुर्घटना का एनालिसिस कर रहे हैं कि कार आ रही थी, एक मोटरसाइकिल से टकरा गई, कार और मोटरसाइकिल की बड़ी भीषण टक्कर हुई जिसमें कि 2 लोग घायल हो गए, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और सड़क पे बड़ा मर्मम दृश्य था, चारों ओर लोगों का एक घेरा हो गया। वहाँ पर कुछ लोगों का रुदन की भी आवाज़ आ रही थी, बड़ा बुरा था, काफ़ी ऐसा था, इस प्रकार का सिचुएशन था। तो आप उस पर कोई कारणात्मक व्याख्या नहीं कर रहे हैं, यानी कारणात्मक नहीं कि क्यों हुआ एक्सीडेंट ये नहीं बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, क्यों हुआ एक्सीडेंट ये नहीं बता रहे हैं। अगर ये बताने लगेंगे तो सिचुएशन बदल के पहुंच जाएगी एक्सप्लोरेटिव टाइप ऑफ रिसर्च मेथोडोलॉजी में। ना ही आप इससे पहले भी कार के एक्सीडेंट हुई, इस कार के एक्सीडेंट में क्या डिफरेंस है, कार के एक्सीडेंट से क्या निकलता है, भविष्य में कार के एक्सीडेंट्स ना हो इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए, ये जहां हमने कर दिया वही तुलनात्मक अनुसंधान यानी ऐतिहासिक शोध पद्धति में चला जाएगा। लेकिन इस वाले में हम क्या कर रहे हैं, वर्णन
कि कार इस प्रकार थी, गाड़ी इस प्रकार थी, ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ और इस प्रकार की दशा है, आप एनालिसिस करते हो। तो ये घटना जिसका अध्ययन हम बस उसकी स्थिति के अनुसार करते हैं और उसकी विशेषताओं का वर्णन करते हैं। यानी यह कैसे, कब, क्यों के प्रश्नों के उत्तर नहीं देता। कैसे, कब, क्यों, इन सब बातों पर हम एनालिसिस नहीं करते। क्या है पर बल दिया जाता है। यानी इस प्रकार के शोध में क्यों के प्रश्नों के उत्तर देने के बजाय क्या का उत्तर दिया जाता है। यह परिस्थिति वर्णन करता है या सटीक अनुमान नहीं लगाता। यानी परिस्थिति का वर्णन करना, जो सिचुएशन है उसका एनालिसिस करता है, सही अनुमान नहीं लगाता कि ऐसा हो सकता है। इसमें प्रायः मनोसामाजिक विषयों का ही चयन किया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य है। मनोसामाजिक विषयों का चयन करते हैं। मनोसामाजिक विषय जैसे साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो अक्सर साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी जैसे विषयों में हम स्थिति जैसी है उसका ही एनालिसिस करते हैं कि क्या कह रहे हैं, एनालिसिस करते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। इस बात को ही हम इस बात का ही एनालिसिस कर रहे होते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या बता रहे हैं। तो वर्णनात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत सिचुएशन की एज इट इज एनालिसिस किया जाता है कि वो क्या बता रहा है, उसका क्या मूल्य उद्देश्य है। यदि किसी विषय से संबंधित कोई अध्ययन पूर्व में नहीं किया गया है तो उसका अध्ययन जनरली हम करने के लिए वर्णनात्मक शोध पद्धति का ही प्रयोग करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि कोई मेले का अध्ययन हो रहा है और उस मेले के अध्ययन पर पहले कोई विशेष अध्ययन नहीं है, तो अब किसी प्रकार का तुलनात्मक अध्ययन नहीं कर सकते या किसी समस्या का कारणात्मक बोध नहीं निकाल सकते। जनरली हम उसका वर्णन करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कुंभ पर अध्ययन किया, मेरा टॉपिक था कुंभ मेला, द स्टडी ऑन सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर। तो मैंने पीएचडी किया काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इस विषय पर, जिसमें प्रयागराज का क्षेत्र मैंने चुना और सन 2013 में हुए महाकुंभ का एनालिसिस किया। अब यहाँ पर महाकुंभ, कुंभ पर हम अध्ययन करने आए हैं, तो जनरली मेले का वर्णन कर रहे हैं। तो ये हमारा जो शोध हो गया, ये वर्णनात्मक शोध पद्धति के अंतर्गत आता है। और मैंने भी आपको बताया कि साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, फिलॉसफी, ह्यूमैनिटीज यानी मानव सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है अधिकतर वर्णनात्मक शोध पद्धति का ही प्रयोग किया जाता है। मैक्सिमम इसी रिसर्च मेथोडोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी एक प्रकार से काफ़ी बचाने वाला रिसर्च मेथोडोलॉजी भी होता है, क्योंकि आप जब पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद आपको वाइवा वोस देना होता है, यानी कि आपसे पूछताछ होती है। अब ऐसी दशा में आप इसको रखते हैं वर्णनात्मक शोध पद्धति, तो काफ़ी अच्छी तरीके से, काफ़ी बेहतर रूप से बचाव हो जाता है, क्योंकि आपने सिचुएशन को जैसा देखा उस समय के अकॉर्डिंग आपने वैसा वर्णन कर दिया। तो क्रिटिसिज्म बहुत कम होता है। और एनालिसिस करा तो एनालिसिस आपने करके कुछ बातों की खोज कर ली है, तो एनालिसिस करके कुछ बातों की खोज की मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत होता है। इसीलिए बहुतायत लोग जो है अपने रिसर्च के अंतर्गत ये देखा गया कि इसी का प्रयोग करते हैं, इट इज वर्णनात्मक शोध पद्धति का। इस प्रकार के अध्ययन में सामान्यतः किसी प्रचलन या प्राकलन का निर्माण नहीं किया जाता। यहाँ हम शोध प्रश्नों का प्रयोग करते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, शोध प्रश्नों का प्रयोग किया जाना। शोध प्रश्नों का हम इसमें प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि हमें सिचुएशन के विषय में बहुत अधिक अनुमान लगाने की स्थिति में हम नहीं होते, क्योंकि इससे पूर्व इन विषय पर अधिक अध्ययन नहीं हुआ है, या कभी हम पहले ही बार किसी मुद्दे को उठाकर उसका एनालिसिस कर रहे हैं। जैसे अभी रोड एक्सीडेंट की बात मैंने की कि किसी कार का किसी मोटरसाइकिल से टक्कर हो गया। अब हम इस पर बहुत अनुमान नहीं कर सकते हैं, अतः क्या कार गलत चल रही थी, क्या मोटरसाइकिल वाला गलत दिशा से आ रहा था, या वो बहुत ही गति में था, या सड़क की स्थिति खस्ताहाल थी, क्या ऐसा था, क्या वैसा था। तो जब हम क्या का प्रयोग करते हैं तो ये शोध प्रश्न बन जाता है। ये ध्यान रखिएगा कि प्राकल्पना और शोध प्रश्न दोनों एक ही दिशा की ओर होता है, यानी दोनों ही उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बनाया जाता है, परंतु दोनों की स्थितियां अलग होती हैं। जब थोड़ा बहुत अनुमान लगाने की दशा में हम होते हैं, यानी शोध के दौरान थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकते हैं, तो हम जनरली प्राकल्पना बनाते हैं, जो कथन मूलक यानी स्टेटमेंट वाइज होता है।
जब हम अनुमान ज़्यादा नहीं लगा सकते, बहुत कुछ नहीं कह सकते, तो जनरली हम शोध प्रश्न बनाते हैं। और ऐसा तब होता है जब कोई विषय पर अधिक अध्ययन नहीं हुआ है या वह प्रथम बार अध्ययन किया जाने के लिए चुना गया है। ऐसी दशा में शोध प्रश्न ही बनाया जाता है। तो वर्णनात्मक शोध पद्धति में अक्सर ये देखा गया, ये विशेषता है कि यहाँ शोध प्रश्नों को हम चयनित करते हैं बनाने के लिए। ऐसे अध्ययन में धन और समय की भी काफ़ी आवश्यकता होती है। ये देखा गया कि यहाँ धन और समय, क्योंकि भाई आप जाएंगे वर्णन करने के लिए तो आपको काफ़ी समय देना होगा, रुकना होगा तो खर्च भी बहुत होगा, तो धन और समय इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लगता है। इसकी प्रकृति क्रॉस सेक्शनल होती है। क्रॉस सेक्शनल का मतलब क्या हो गया कि क्या है का एनालिसिस करना, क्यों है पे नहीं जाते हैं, मतलब इस पर जोर दिया जाता है कि क्या है, यानी इसके अंतर्गत वैज्ञानिक नियम का निर्धारण नहीं करते, अपितु सूचना को एकत्रित करते हैं। तो जनरली हम कोई प्रिंसिपल नहीं फॉर्मुलेट कर रहे होते हैं, बस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं कि ऐसी सिचुएशन है और ये हम बता रहे हैं, ये हमने देखा। इसके लिए किसी विशिष्ट एवं कल्पनापूर्ण नियोजन की भी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि हम कोई अनुमान ज़्यादा नहीं लगा सकते, सिचुएशन को बस बता सकते हैं। वर्णनात्मक अनुसंधान में देखें तो गुणात्मक और संख्यात्मक यानी परिमाणात्मक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। गुणों की भी व्याख्या हो सकती है, संख्यात्मक मानों का भी अध्ययन किया जा सकता है। इस संबंध में किसी व्यक्ति विशेष से, इसका संबंध किसी व्यक्ति विशेष से ना होकर जनरली ये देखा गया है कि संपूर्ण व्यवस्था या किसी न्यायाधीश यानी सैंपल्ड एरिया से या सैंपल्ड से होता है। तो जनरली क्या है कि हम किसी एक व्यक्ति विशेष पर फोकस नहीं करते, बल्कि हम एरिया का सिलेक्शन करते हैं, उस एरिया का एनालिसिस कर रहे होते हैं, किसी क्षेत्र का चयन करते हैं और उसका एनालिसिस कर रहे होते हैं। तो हमने इनमें क्या क्या बातें देखी, अगर हम इसको समराइज रूप से रखें कि वर्णनात्मक अनुसंधान विधि के अंतर्गत क्या क्या प्रमुख बातें हैं, तो पहली बात यहाँ पर ये मूलभूत अनुसंधान के अंतर्गत आएगा। तो ये मूलभूत अनुसंधान है, मूलभूत अनुसंधान, मूलभूत अनुसंधान। तो पहला जो तर्क मिलता है वो हमें फंडामेंटल रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत कैटेगराइज्ड किया जाएगा। इसमें जनरली हम क्या करते हैं, इसमें हम क्या है का एनालिसिस करते हैं, क्या है का एनालिसिस करते हैं, क्या है, ठीक है। यहाँ पर क्या है का एनालिसिस किया जाता है, क्यों है का एनालिसिस नहीं करते, क्या है का एनालिसिस करते हैं। तो वर्तमान विशेष दशा या स्थिति का हम एनालिसिस यानी विश्लेषण करते हैं। एक बात और कह सकते हैं कि ये विश्लेषण पर आधारित होता है, विश्लेषण करते हैं यानी एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण पर आधारित होता है। यहाँ पर हम एनालिसिस करने पर बल देते हैं कि सिचुएशन क्या है, और ये मनोसामाजिक दशाओं पर ज्यादा प्रयोग किया जाता है। मनोसामाजिक दशा, मनोसामाजिक विषयों पर, मनोसामाजिक विषयों पर इसका प्रयोग ज्यादा होता है, मनोसामाजिक विषयों पर इसका प्रयोग ज्यादा किया जाता है। और इसकी प्रकृति क्रॉस सेक्शनल होती है। पांचवा बिंदु देखें तो इसकी प्रकृति क्या है, क्रॉस सेक्शनल होती है, क्रॉस सेक्शनल, ठीक है। इसकी प्रकृति क्या है, क्रॉस सेक्शनल होती है, यानी ये क्या है पे एनालिसिस करता है, क्यों पे नहीं जाता है। इसमें एक बात और जो भूल रहे हैं वो ये कि यहाँ पर रिसर्च क्वेश्चंस ज्यादा बनाए जाते हैं, उपकल्पनाएं कौन हो जाती है। तो इसमें रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, रिसर्च क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता, हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता। रिसर्च क्वेश्चन पर हम ज्यादा फोकस करते हैं, शोध प्रश्नों को हम इसमें ज्यादा महत्व रखते हैं, ठीक है। यहाँ पर हाइपोथेसिस नहीं बनाया जाता। इसमें जनरली हम कल्पनापूर्ण नियोजन की हमें आवश्यकता होती है, और हम कहा जाए तो गुणात्मक व गणनात्मक दोनों प्रकार के शोध में इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये बात लिख सकते हैं कि गुणात्मक व गणनात्मक दोनों प्रकार के शोधों में इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पे हम क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव बोथ टाइप ऑफ रिसर्च का प्रयोग कर सकते हैं।
और इसमें हम जनरली किसी सैंपल्ड एरिया को लेते हैं। वी जनरली ऑप्ट एनी स्पेसिफिक और सैंपल्ड एरिया, स्पेसिफिक और सैंपल एरिया। तो ये कुछ प्रमुख विशेषताएं जो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत मैंने अभी आपके सामने चर्चा किया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी में हम क्या करते हैं, किस प्रकार की हमारी विवेचनाएं होती हैं। तो आशा है कि जो मैंने आज आपको बताया ये काफ़ी इंफॉर्मेटिव होगा, आपको काफ़ी सूचनाएं दे रहा होगा और मैं चाहता हूं कि इनसे आप लाभ उठाइए और आने वाली आगामी परीक्षा में आपको बेहतर अंक प्राप्त हो सके। रिसर्च वैसे भी चाहे वो आप नेट के फर्स्ट पेपर में देखें, चाहे सोशलॉजी, एजुकेशन या क्रेट या किसी भी प्रकार के जनरल एग्जामिनेशंस में देखें, तो बहुत आयत रूप से इम्पोर्टेंट विषय है। और मैं इस विषय पर बहुत से वीडियोस को और अभी धीरे धीरे करके अपलोड करूंगा। रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत अभी कई प्रकार के रिसर्च मेथोडोलॉजीज जो मुझे बनाना है, बताना है, मैं इस वीडियो के बाद आपको एक एक करके सब अपलोड करता चलूँगा। तो देखते रहिए हमारा ये चैनल। मैं जल्दी फिर आपको नए वीडियोज़ में मिलूँगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।